हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात की थी इकोनॉमिक सिस्टम की। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और हमारे इंडिया में कितने तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कि अलग अलग 3 तरह के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। पहला था आपका कैपिटलिस्ट, दूसरा था आपका सोशलिस्ट और तीसरा था हमारा मिक्स्ड। तो उन तीनों को मैंने अच्छे से आपको समझाया है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वाला वीडियो देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का 4th या 5th पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की। तो पॉलिसीज का मतलब ही होता है कुछ रूल्स या रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात हो रही है, मींस इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ रूल्स या रेगुलेशंस होंगे जो कि हमें फॉलो करने होंगे और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए होंगे। जैसे आप लोगों के घर में क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने ही होते हैं। जैसे किचन में स्लीपर पहन के नहीं जाना है। ठीक है, कुछ लोगों के घर में ये रूल होता है कि हाँ भाई, हम किचन में स्लीपर पहन के नहीं जाएंगे। तो वो क्या है, वो उनके घर की पॉलिसी है। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है जिसको सबको फॉलो करना होता है। तो आई होप आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए हम और डिटेल में देख लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन दैट अ गवर्नमेंट टेक्स इन द इकोनॉमिक फील्ड। ठीक है, तो इकोनॉमिक फील्ड में जो एक्शंस लेती है गवर्नमेंट, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। इट कवर्स द मेथड्स यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट्स बजट। तो ये एक तरीका है जिससे वो अपने बजट को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है, अपनी फिजिकल पॉलिसी या करेंसीज को मैनेज करती है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो मेनली 2 तरह की पॉलिसीज होती है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल पॉलिसी की। ठीक है, हमारी 2 तरह की मेन पॉलिसीज होती है, एक आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है, दूसरी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर की बात होती है, या रेवेन्यू के मैनेजमेंट की बात होती है, टैक्सेस की बात होती है, तो वो सारी चीजें हमारी फिजिकल पॉलिसी में आ जाती हैं। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें हम मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने की बात करते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो द फिजिकल पॉलिसी आउटलाइंस हाउ अ गवर्नमेंट जनरेट्स रेवेन्यू। तो ये हमें बताती है कि रेवेन्यू कैसे गवर्नमेंट जनरेट करेगी, टैक्स कलेक्ट करके, स्पेंड्स द इनकम ऑन पब्लिक एक्सपेंसेस करके, एंड इन्वेस्टमेंट करके, एंड क्रिएट्स अ बजट यूजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शंस। और एक बजट क्रिएट करती है गवर्नमेंट इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कीनेसियन इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो ये जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है, ये कीनेसियन की इकोनॉमिक थ्योरी पे बेस्ड होती है, which suggest that a country's macroeconomic productivity can be influenced by its government's decisions on taxation and spending। जो कि ये सजेस्ट करती है कि माइक्रो इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट के डिसीजन पे, जो कि वो टैक्सेशन या स्पेंडिंग पे लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स थ्रू टैक्सेस, स्पेंडिंग एंड बजटिंग। तो गवर्नमेंट अपने मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को कैसे अचीव करती है, टैक्सेस लेकर के, स्पेंडिंग करके और बजटिंग करके। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारी इन्हीं सारी चीजों से फिजिकल पॉलिसी बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल पॉलिसी के। पहला है हमारा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ही हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई कर पाते हैं, प्राइस में स्टेबिलिटी ला पाते हैं और इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो पाता है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी में हो क्या रहा है, बेसिकली हम डिसाइड कर रहे हैं या गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि उसको किससे कितना टैक्स लेना है। ठीक है, कहाँ पे स्पेंडिंग करनी है और उसका क्या बजटिंग का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी है दैट मैनेजेस द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में कितना मनी सप्लाई करना है, ठीक है, कैसे उसका क्या ग्रोथ रेट रहेगा, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, इट इज द पावरफुल टूल टू रेगुलेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये भी एक पावरफुल टूल होता है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को रेगुलेट करने का, सच एज इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल होता है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है। द सेंट्रल बैंक और अ सिमिलर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग दीज पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होती है, या कोई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल बैंक के ही जैसी रिस्पॉन्सिबल होती है इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में या बनाने में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक या कोई उसी की रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिसी बनाने में। लेकिन अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी के केस में गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी के केस में गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के केस में सेंट्रल बैंक या उसके सिमिलर कोई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आगे देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज आर द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? इन्फ्लेशन को मैनेज करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना और करेंसी एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना। ठीक है, चलिए आगे और डिटेल में देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसीज कैन टारगेट इन्फ्लेशन लेवल्स। ए लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ हेल्थी फॉर द इकोनॉमी। तो अगर हमारा इन्फ्लेशन लो लेवल का है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था हेल्थी है। ठीक है, इफ इन्फ्लेशन इज हाई, और अगर हमारा इन्फ्लेशन हाई है तो कॉन्ट्राडिक्शनरी होता है, उसका अपोजिट हो जाता है कि हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो हेल्थी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो इससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी generally decreases unemployment because the higher money supply stimulates business activities that lead to the expansion of the job market। ठीक है, तो अगर हमारे मार्केट में जो है मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो बेसिकली उससे बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो एक्सचेंज रेट्स भी हमारे कंट्रोल होंगे। यूजिंग इट्स फिजिकल अथॉरिटी, A central bank can regulate the exchange rates between domestic and foreign currencies। तो सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है एक्सचेंज रेट्स को डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसीज के। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय यूजिंग मोर करेंसी। तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करके मनी सप्लाई इंक्रीज करती है। ठीक है, इन सच अ केस द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स चीपर। तो उस केस में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो चीपर हो जाती है, सस्ती हो जाती है एज कम्पेयर टू फॉरेन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, फॉरेन करेंसी को कंपेयर करते हैं अगर तो। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए अब हम समझते हैं कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट ये आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक आपके क्वालिटेटिव टूल्स जो क्वालिटी की बात करते हैं, दूसरे आपके होते हैं क्वान्टिटेटिव टूल्स जिसमें हम नंबर्स की या न्यूमेरिक चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। चलिए पहला है हमारा बैंक रेट। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया है। ये सारी चीज़ें, ये जितने भी टूल्स हैं मैं आपको शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। मेरी जो 1 मिनट वाली सीरीज रहती है उसमें मैंने कई टर्म्स डिस्कस किए हैं, तो उसको भी आप देखते रहा करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला है आपका बैंक रेट। इसके नाम से ही क्लियर है कि बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया रेट। ठीक है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू अ कॉमर्शियल बैंक। तो एक ऐसा रेट जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, ऐसा रेट जो कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक को लोन, ठीक है, बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया वो रेट जिससे सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में CRR भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। हाँ, द कैश रिजर्व इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ए बैंक हैज। तो कैश रिजर्व इसके नाम से ही क्लियर है कि कैश को रिजर्व करके रखना। ठीक है, द CRR इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक। ठीक है, तो CRR क्या है? एक टोटल, एक परसेंटेज है बैंक में जितना भी डिपॉजिट हो रहा है उसका एक परसेंटेज है।
मस्ट हैव इन कैश टू ऑपरेट रिस्क फ्री, जिसको कैश में रखना ही रखना है बैंक को अपने को रिस्क फ्री करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट है, तो 100 रुपए में कुछ परसेंटेज होंगे CRR के, कैश रिजर्व रेशियो के, जिसको अब बैंक ने अपने पास रखना ही रखना है अगर उसको अपने को रिस्क फ्री करना है तो, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द अमाउंट एंड इज कीप्ड विद देम फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इस अमाउंट को, और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को या फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए वो ये अमाउंट अपने पास हमेशा रखती है, ठीक है। द बैंक कैन नॉट यूज दिस अमाउंट फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो इस अमाउंट को बैंक कभी भी लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं यूज कर सकती। सीधी सी बात है, जिसको रिजर्व करके रखना है अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द RBI, और इससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले सकती, ठीक है। चलिए पे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूमिंग दैट CRR इज 6%, ये CRR होगा, ठीक है। तो CRR हमारा 6% है, हम ये एज्यूम करते हैं। ए बैंक मस्ट डिपॉजिट 6 फॉर एवरी 100 रेज्ड इन डिपॉजिट्स। तो जितने भी 100 रुपीज की डिपॉजिट होंगे उसमें से 6 रुपीज वो संभाल के रखेगी, बैंक रिजर्व रखेगी, ठीक है। टेक्निकली द कैश रिजर्व फॉर अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मस्ट नॉट फॉल बिलो 6%। तो जो है कॉमर्शियल बैंक का 6% से बिलो कैश रिजर्व नहीं होना चाहिए। टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिसको हम NDTL बोलते हैं, दैट द बैंक होल्ड्स ऑन अ फोरनाइट बेसिस। तो इसको बैंक को होल्ड करके ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SLR, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो SLR इज कंसर्न विद द मेंटेनिंग द मिनिमम रिजर्व ऑफ एसेट्स विद RBI, ठीक है। तो CRR हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है, जिसमें हम कैश को रिजर्व करके रखते हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमारा एसेट्स के लिए होता है कि हम अपनी एसेट्स को रिजर्व करके रखेंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ एसेट्स हमें रिजर्व करके ही रखना है, ठीक है। वेयर एज द CRR इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग कैश बैलेंस विथ RBI, ठीक है। तो हमारा कैश बैलेंस मेंटेन करना है RBI के साथ CRR में। सो SLR इज डिफाइंड एज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसेट्स टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ आइदर फिक्स्ड और लिक्विड एसेट्स विथ RBI। तो SLR में बेसिकली हमें कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसेट्स को रिजर्व करके रखना है, फिर चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या लिक्विड एसेट्स हो, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा OMO, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाई या सेल करते हैं, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इसको हम पब्लिक को या बैंक को बाई या सेल करते हैं, ठीक है। द RBI सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो RBI क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, एंड बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है अपने क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेपो रेट, ठीक है। तो एक था हमारा बैंक रेट, जिसको बैंक डिसाइड करती थी, जिसके थ्रू वो कॉमर्शियल बैंक को लोन्स एडवांस देती थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कंट्री की मनी जो है वो कॉमर्शियल बैंक को देती है, ठीक है। बैंक रेट में हम लोन प्रोवाइड करते थे, इसमें हम मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। वो भी जब बैंक कॉमर्शियल बैंक में फंड्स की कमी हो जाती है तब हम उसको ये अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, ये रेपो रेट के हिसाब से, ठीक है। तो रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो बेसिकली रेपो रेट का यूज जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब ये रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है। द रिवर्स रेपो रेट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। तो ये रेपो रेट का एग्जैक्ट अपोजिट है। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक इन अ शॉर्ट टर्म। तो ये एक ऐसा रेट है जिसके थ्रू RBI क्या करती है, मनी बोरो करती है अदर बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। जबकि रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में RBI कॉमर्शियल बैंक को
इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आरबीआई खुद बोरो कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लास्ट टर्म देखते हैं आज का, जो कि है बेस रेट। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट। तो ये एक तरह का मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई सेट करती है, बिलो विच इंडियन बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू लेंड टू देयर कस्टमर। तो ये एक ऐसा रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, बेस रेट, जो कि आरबीआई डिसाइड करती है और जिसके बिलो, जिसके नीचे जाकर के कोई भी बैंक जो है इंडिया की कस्टमर को कोई मनी प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमने 3 तरह के रेट पढ़े, एक आपका बैंक रेट पढ़ा, दूसरा आपका बेस रेट पढ़ा, तीसरा आपका रेपो रेट पढ़ा। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक जो है लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को बैंक रेट के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है मनी प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक को, वो भी उस केस में प्रोवाइड करती है जब जब जो है उसके इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो, ठीक है। और बेस रेट में क्या हो रहा है, बेस रेट में मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जा रहा है जिसके थ्रू इंडियन बैंक्स उससे ज्यादा अपने कस्टमर्स को लैंड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।